से आभार व्यक्त करते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आज आपने भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा जो आज एक इंडियन क्रिमिनल जस्टिस जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर का एक था उसको बदलने का एक आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इस जो तीनों विधेयक को प्रस्तुत किया है माननीय गृह मंत्री जी ने, उसके समर्थन में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं उस दिन भी सदन में मौजूद था जब माननीय गृह मंत्री जी इस तीनों विधेयक को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे और उस समय जब सदन के समक्ष अपने इन विधेयक को प्रस्तुत करते समय देखिए तो हमारे आज जो विपक्ष के बहुत साथी नहीं हैं, उनमें से उस दिन विपक्ष के कई साथियों ने इस बात को का उल्लेख किया कि ये जो विधेयक हैं इनके जो नाम हैं भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य विधेयक, क्या ये नाम बदले नहीं जा सकते? इन नाम से जो पुराने नाम थे इसको कठिनाई होगी शायद पूरे देश के पैन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया था। आज शायद इस सदन में चर्चा में भाग लेते तो निश्चित तौर से आज इस सदन के माध्यम से जो इस तीनों विधेयक के संबंध में पूरे देश में संदेश जा रहा है कि आखिर जो विपक्ष, आज भी विपक्ष की वो मानसिकता कि उस भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड जिसका नाम ही था भारतीय दंड संहिता, अगर उस भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता लाने का काम भारत के गृह मंत्री कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आज दंड की जगह पे न्याय देश को मिलेगा इस कानून से। तो स्वाभाविक है कि आज जो इस कानून में बदलाव हुआ है, जैसा हमारे साथ लोगों ने कहा कि आज इस कानून को बदलने के पीछे आखिर कारण क्या है और ये कानूनों का इतिहास क्या है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश लॉ के पहले भी जो ब्रिटिश से, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो भी आईपीसी सीआरपीसी आई, ये ब्रिटिश का लॉ था, ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन उसके पहले भी कानून था। उसके पहले जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो उस समय हमारे यहाँ मुफस्सिल कोर्टें हुआ करती थी और वो मुफस्सिल कोर्टों में एक तरह से मोहम्मदन लॉ के माध्यम से, क्योंकि मुगलों की सल्तनत थी तो मुगलों की सल्तनत में जो उनके अपने इस्लामिक आधार पे कानून थे वो उन मुफस्सिल कोर्टों से लोगों को न्याय देने का काम करते थे। तो जब प्री ब्रिटिश अराइवल के समय एक तरह से मुफस्सिल कोर्ट के जो कानून थे और फिर जब उसके बाद हम इस देश में अंग्रेज आए और उन्होंने आकर के इंग्लिश क्रिमिनल लॉ जिस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो एक कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ और वो कन्फ्यूजन हुआ कि मुफस्सिल कोर्ट वाले कानून चलेंगे कि जो ब्रिटिश से आईपीसी। तो फिर 1831 में उस समय एक इंडियन लॉ कमीशन बनाया, जिस लॉर्ड मैकाले की बात कर रहे हैं कि आज भी लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, आज उसके लिए भी ये देश इस बात के लिए आभारी रहेगा कि 17वीं लोकसभा शायद कई चीजों के लिए देश का एक इतिहास का साक्षी बनेगा। अगर उस लॉर्ड मैकाले की जो बाबू बनाने की पद्धति की इस देश में लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको भी बदलने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि आज वो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, इसकी पूरी दुनिया में आज हमारी, मैं उस पर नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन आज उसका परिणाम है कि आज हम पूरी दुनिया में ज्ञान के मामले में, एक्सीलेंस के मामले में, आईटी के मामले में, सारी चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं। और उसी लॉर्ड मैकाले की जो 1831 में जो इस तरीके से एक आईपीसी सीआरपीसी को उसने एक स्ट्रीमलाइन देने के लिए लीगल सिस्टम इंडिया में किस तरीके से हो, तो वो 1833 में उसने अपनी रिपोर्ट दिया और उसका केवल एम यही था कि वो बिल किस तरीके से अपने इस इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कॉलोनाइज कर सके, मतलब ब्रिटिश के उससे हो सके, उस दिशा में हुआ था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज
अगर जैसा हमारे साथियों ने कहा कि इसके पहले इस कानून को बार बार कह रहे थे कि 163 वर्षों के बाद आज ये आईपीसी चेंज होने जा रही है, 151 सालों के बाद ये सीआरपीसी चेंज होने जा रही है, 151 सालों के बाद एविडेंस एक्ट होने जा रही है। ये तो 163 साल का हमारे ब्रिटिश के जो बनाए हुए कानून हैं, या उसके पहले के जो मोफिसिल के भी कानून थे वो भी सैकड़ों साल तक चले थे। तो मुझे लगता है कि आज देश को आज़ादी 1947 में मिली। निश्चित तौर से हम ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए, भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उनके कानूनों से आज भी आज़ादी नहीं मिली थी। आज भी हमारे उस लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लीगल सिस्टम में आईपीसी सीआरपीसी वही चला रहा था। तो मुझे लगता है कि एक आज़ादी अगर 1947 में मिली तो आज उनके बनाए हुए कानून जो केवल दंड के लिए थे, अपने ब्रिटिश रूल को, अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए था, लोगों के मन में रीजन ऑफ टेरर कायम करके एक ब्रिटिश की गुलामी की दास्ता की जंजीरों में जकड़ने का था, आज इस 2023 में इतिहास इस बात का गवाह होगा कि 19 और 20 दिसंबर को इस देश के उन ब्रिटिश के बनाए गए उपनिवेशवाद के कानूनों से अब भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इससे इस देश को आज़ादी मिलने जा रही है। तो स्वाभाविक है कि आज ये इसका विचार कहाँ से आया। मुझे लगता है इसका विचार जब 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम एक पंचप्रण की बात उन्होंने कही थी, तो पंचप्रण उन्होंने किस दिशा में कहा? आखिर ये किसी भारत माँ के सपूत के ही मन में ये आ सकता है कि हम अपने इस देश से इस बात का संकल्प लें कि हम गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, और उस गुलामी के हर अंश से जो मुक्ति की बात थी, या अपने विरासत पे गर्व करने की बात, या विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के एकता और एकजुटता के साथ नागरिकों में जो कर्तव्य की भावना थी, इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो पंचप्रण उस लाल किले से देश की जनता का आह्वान किया था, आज उस पंचप्रण को ये भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत ये तीनों विधेयक उन भावनाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं, या उनकी उस भावनाओं को फुलफिल कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से टुडे 3 bills are going to fulfill this own goal of the श्री मोदी जी। और आज मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज इस हमने बनाया है, इसका इतिहास अगर आप देखें तो आज आप इसको महत्वपूर्ण ढंग से देखेंगे कि हमने इस कानून को बनाने के पीछे जो भारतीय न्याय संहिता थी, इसमें कौन कौन चीज़ें आवश्यक हैं। आज जो भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, काफ़ी सेक्शंस की बात हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है हमारी सरकार में कि डिटेक्शन ऑफ द क्राइम हो, कि मतलब कोई अगर अपराध होता है तो उसका वास्तविक रूप से उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको कंक्लूजन या उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसमें काफ़ी बातें कही गई कि हमारा डिजिटल सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होगा और एविडेंसेज होंगे, या डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस, मतलब वो व्यक्ति अपराधी है या इनोसेंट है। ये भारतीय न्याय संहिता का जो प्रमुख इसके संबंध में कि लॉ कमीशन से, सारी यूनिवर्सिटी से, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, खुद 158 बार भारत के गृह मंत्री जी ने बैठकें की, सभी हाई कोर्ट के जजेस से, सारे स्टेट्स के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ 4 साल तक कंसल्टेशन किया। तो उसके पीछे एक जिस तरीके से अमृत का मंथन हुआ निकला है कि उस डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, कि अगर कोई दोषी है तो उसको निश्चित तौर से दोषी सिद्ध करके उसको सजा दिलाना, और अगर कोई दोषी नहीं है, इनोसेंट है, बेगुनाह है, तो उसको निश्चित, और इम्पोजिशन ऑफ सुटेबल पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। तो इस तरीके से जो इस न्याय संहिता के द्वारा एक कानून बनाया जा रहा है, वो नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी थ्रेट्स डू नॉट डिटर, अर्थात ठोस आपराधिक कानून स्वयं संचालित नहीं हो सकते, उन्हें प्रशासन और परिवर्तन के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समान रूप से महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि हमारे काफी साथियों ने उन बातों को कहा है, मैं उसको दोहरान, अरे अब आपने सबको
15-20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट तो मुझे दे दें अधिष्ठाता महोदय। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इसके पीछे जो हमारी आइडिया है, आप कम्युनिटी सर्विस की बात हो, सिटीजन राइट्स की बात हो, तो आज जो इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट in a step towards informative justice, reformative justice. This is in concern with the idea of Gandhi ji of serving the community as the biggest individual. तो इस तरीके से जो हमारे की फीचर्स हैं, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, आज इसमें कई चीज़ों का उल्लेख हुआ, लेकिन आज उसके क्लास 109, 110 में क्या है कि जो आईपीसी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था और उसको भारतीय न्याय संहिता में हमने स्पष्ट तौर से क्लास किया। मॉब लिंचिंग के लिए था कि कोई प्रोविजन नहीं था, उसको क्लास 101 में किया कि मर्डर बाय ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपुल बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, या इसी तरह फेक न्यूज। आजकल कितना चाहे फेक न्यूज से, जिस तरह से एक दिन मैंने एक सवाल उठाया था, डीप फेक की बात भी है कि आज वो एक बहुत बड़ा समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसी तरह से टेररिस्ट एक्ट के लिए भी एक डिफाइन करने की बात हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके से आज स्थिति बनी है उसको मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संगठन, इसमें भी जो हमारा मैंडेट है उसमें मैंडेट एक निश्चित तौर से है। हमारे कई साथियों ने कहा है कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन था फॉर केसेज, जो उसमें भी निश्चित तौर से उसको यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रायल्स को अलाउ किया जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो बदलाव हो रहा है और आज सिग्नेचर के साथ साथ वॉइस सिंपल और फिंगर इम्प्रेशन को भी मान्य किया जाएगा। और इसी तरह से जो भारतीय हमारे साक्ष्य संहिता है उसमें भी जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने रिप्लेस किया है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, उसमें जो कही जा चुकी हमारे इंक्लूड हम वो कही जा चुकी है, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं केवल नई बातें कहूँगा। नई बातें मैं ये कहूँगा कि चाहे हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी होम अफेयर्स की, रिपोर्ट 110 हो, 111 हो, 146 हो या 2011, 2005-06 में, ये सारी चीज़ों में था। और जिस तरीके से तमाम हमारे कमीशंस बने और उन कमीशंस के बाद आखिर निकला क्या, पहले क्या था, आज इसमें माननीय जो एक ह्यूमन सेंट्रिक इस कानून को बनाने के पीछे जो गृह मंत्री जी या हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इसमें हमने इसलिए किया कि अगर ह्यूमन सेंट्रिक न होता तो आखिर हम इस भारतीय न्याय संहिता में हमने फर्स्ट चैप्टर में किसको लिया, जो पहले 376 सबसे नीचे था, तो आज उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया, चाहे महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो कहा गया है, तो उस तरीके से हमने ये किया है। श्रीमती संगीता सिंहदेव, अधिष्ठाता महोदय, कृपया 5 मिनट में आप अपनी बात कहिए। वक्ताओं की बहुत लंबी सूची है, कृपया संक्षिप्त रहिए प्लीज। सर मैं पहली महिला बोल रही हूँ, मेरे को 10 मिनट दीजिए सर। नहीं, आप बोलिए। धन्यवाद। Thank you, sir. I rise to welcome and support this visionary bill.